दोपहर का समय था। मैं ऑफिस में खाना ख़त्म करके जल्दी जल्दी अपनी फाइलें इकट्ठी कर रही थी। बस 15 मिनट में एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी। इतने में ही फ़ोन की घंटी बजी। उफ, अब ये किसका फ़ोन आ गया। परेशान होकर मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से कमला आंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी। कमला आंटी के साथ हमारे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। उनके पति और मेरे पिता बचपन में स्कूल में साथ पढ़ते थे। आंटी की आवाज़ से मेरा माथा ठनका। आंटी कुछ उदास सी लग रही थी और मैं जल्दी में थी, पर फिर भी आवाज़ को भरसक मुलायम बनाकर मैंने कहा, हाँ आंटी, बताइए कैसी हैं आप। बेटा मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारे अंकल की तबीयत काफ़ी ख़राब है। हम लोग पिछले 10 दिन से अस्पताल में ही हैं। बोलते बोलते उनका गला भर्रा गया तो मुझे भी चिंता हो गई। क्या हुआ आंटी, कुछ सीरियस तो नहीं है। सीरियस ही है बेटा। उनको 1 हफ्ते पहले दिल का दौरा पड़ा था और अब लकवा मार गया है। कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर भी कुछ उम्मीद नहीं दिला रहे हैं। कहते हुए उनका गला रुंध गया। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, अंकल ठीक हो जाएंगे। आप हिम्मत रखिए, मैं शाम को आती हूँ आपसे मिलने। एक तरफ मैं उन्हें दिलासा दिला रही थी, वहीं दूसरी तरफ अपनी घड़ी देख रही थी। मीटिंग का समय होने वाला था। मेरे बॉस देर से आने वालों की तो बखिया ही उधेड़ देते थे। किसी तरह भागते भागते मैं मीटिंग में पहुंची, पर मेरा दिमाग तो कमला आंटी और भाटिया अंकल की तरफ ही लगा रहा। मीटिंग खत्म होते होते शाम हो गई। मैंने सोचा घर जाते हुए अस्पताल की तरफ से निकल चलती हूँ। वहां जाकर देखा तो अंकल की हालत सचमुच काफ़ी ख़राब थी। डॉक्टरों ने लगभग जवाब दे दिया था। अस्पताल से निकलते हुए मैंने आंटी से कहा, आंटी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइए। कमला आंटी पहले तो कुछ हिचकिचाई, पर फिर बोली, बेटा 1 हफ्ते से अंकल अस्पताल में पड़े हैं। अब तुमसे क्या छिपाना। मेरे पास जितना पैसा घर में था वो सब इलाज में खर्च हो गया है। इनके अकाउंट में तो पैसा है, लेकिन निकाले कैसे। ये तो चेक पर साइन भी नहीं कर सकते और एटीएम कार्ड का पिन भी बस इन्हें ही पता है। इनका खाता तुम्हारे ही बैंक में है। ये रही इनकी पासबुक और चेक बुक। क्या तुम बैंक से पैसे निकालने में मेरी कुछ मदद कर सकती हो। कहते हुए आंटी ने पासबुक और चेकबुक दोनों मेरे हाथ में रख दी। आंटी को पता था कि मैं उसी बैंक में नौकरी करती हूँ। आंटी आपका भी अंकल के साथ जॉइंट अकाउंट होगा ना। आप चेक पर साइन कर दीजिए, मैं कल बैंक खुलते ही आपके पास पैसे भिजवा दूंगी। नहीं बेटा नहीं, वही तो नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, मैं तो इनके कामों में कभी दखल नहीं देती। इन्होंने कभी कहा नहीं, ना ही मुझे कभी ज़रूरत महसूस हुई। बैंक का सारा काम तो अंकल खुद ही करते थे, पर पैसे तो इनके इलाज के लिए ही चाहिए। तुम तो बैंक में ही नौकरी करती हो, किसी तरह पैसा बैंक से निकलवा दोगी ना। आंटी ने इतनी मासूमियत भरी उम्मीद से मेरी ओर देखा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। बस चेक लेकर सोचती हुई घर आ गई। घर जाकर चेक फिर से देखा और बैंक की शाखा का नाम पढ़ा तो याद आया कि वहाँ का मैनेजर तो मुझे अच्छी तरह से जानता है। झटपट मैंने उसे फ़ोन किया और सारी स्थिति समझाई। उसने तुरंत मौके की नज़ाकत समझी और मुझे आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, मैं भाटिया साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। उनके सारे खाते हमारी ब्रांच में ही हैं। सुबह बैंक खुलते ही मैं खुद भाटिया साहब के पास अस्पताल चला जाऊंगा और उनके साइन करवाकर पैसे उनके पास भिजवा दूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बैंक के निर्देशों के अनुसार अगर कोई खाताधारी किसी कारण से साइन करने की हालत में नहीं होता है तो कोई अधिकारी अपने सामने उसका अंगूठा लगवाकर उसके खाते से पैसे निकालने के लिए अधिकृत कर सकता है। वो मैनेजर इन निर्देशों से अच्छी तरह से परिचित था और भाटिया अंकल की मदद करने के लिए भी तैयार था। ये जानकर मुझे बहुत तसल्ली हुई और मैं चैन की नींद सो गई। सुबह ऑफिस जाने की जगह मैंने कार अस्पताल की ओर मोड़ ली। मुझे बहुत खुशी हुई जब 9 बजते ही बैंक का मैनेजर भी वहां पहुंच गया। उसके हाथ में विड्रॉल फॉर्म था, जामुनी स्याही वाला इंक पैड भी था।
बेचारा पूरी तैयारी से आया था। आते ही उसने भाटिया अंकल से खूब गर्मजोशी से नमस्ते की तो अंकल के चेहरे पर भी कुछ पहचान वाले भाव आते दिखे। फिर मैनेजर ने कहा, भाटिया साहब, आपके अकाउंट से 25,000 रुपये निकाल कर आपकी मैडम को दे दूं? जवाब में जब अंकल ने अपना सिर ना में हिलाया तो मैनेजर समेत हम सब सकते में आ गए। उसने फिर कहा, भाटिया साहब, आपके इलाज के लिए आपकी मैडम को पैसा चाहिए, आपके अकाउंट से पैसे निकाल कर दे दूं? जवाब फिर ना में था। बेचारे मैनेजर ने 3-4 बार कोशिश की पर हर बार भाटिया अंकल ने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। उसने हार नहीं मानी और फिर कहा, भाटिया साहब, आपको पता है ये पैसा आपके इलाज के लिए ही चाहिए। भाटिया अंकल ने अब हाँ में अपना सिर हिलाया, लेकिन पैसे देने के नाम पर जवाब में फिर ना ही मिला। हालांकि ये अकाउंट भाटिया अंकल के अपने अकेले के नाम पर ही था। उन्होंने उस पर कोई नॉमिनेशन भी नहीं रखा था। बैंक मैनेजर ने आखिरी कोशिश की, भाटिया साहब, आपकी मैडम को इस अकाउंट में नॉमिनी बना दूं? जवाब अब भी ना में था। आपका अकाउंट कमला जी के साथ ज्वाइन कर दूं? जवाब में फिर ना। ताज्जुब की बात तो ये कि भाटिया अंकल, जो कल तक ना कुछ बोल रहे थे और ना ही समझ पा रहे थे, बैंक से पैसे निकालने के मामले में आज सिर हिलाकर साफ जवाब दे रहे थे। मैनेजर ने मेरी और लाचारी से देखा और हम दोनों कमरे के बाहर आ गए। खाते से पैसे निकालने में मैनेजर ने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। मैडम, अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गईं, नहीं तो शायद आप मेरा भी विश्वास नहीं करती। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, भाटिया साहब तो साफ मना कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी उनके अकाउंट से पैसे निकालने की इजाज़त कैसे दे सकता है? मैनेजर की बात तो सोले आने खरी थी। बैंक मैनेजर तो वापस बैंक चला गया और मैं अंदर जाकर कमला आंटी को उसकी लाचारी समझाने की व्यर्थ कोशिश करने लगी। अस्पताल से लौटते समय मैं उन्हें अपने पास से 10,000 रुपये दे आई, साथ ही आश्वासन भी कि जितने रुपये चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा। आखिर अंकल का इलाज तो करवाना ही है। शाम को बैंक से लौटते हुए मैं कमला आंटी के पास फिर गई। वे अभी भी दुखी थी। मैंने भी उनसे पूछ ही लिया, आंटी, आपने कभी अंकल को अकाउंट ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा क्या? कहा था बेटा, कई बार कहा था, पर वो मेरी मानते कब हैं? हमेशा यही कहते हैं कि मैं क्या इतनी जल्दी मरने जा रहा हूँ। एक बार शायद ये भी कह रहे थे कि ये मेरा पेंशन अकाउंट है, ज्वाइंट नहीं हो सकता है। नहीं नहीं आंटी, शायद उन्हें पता नहीं है, अभी तो पेंशन अकाउंट भी ज्वाइंट हो सकता है। चलो, अंकल ठीक हो जाएंगे तब उनका और आपका अकाउंट ज्वाइंट करवा देंगे और नॉमिनेशन भी करवा देंगे, कहकर मैं घर आ गई। रास्ते भर गाड़ी चलाते हुए मैं यही सोचती रही कि भाटिया अंकल वैसे तो आंटी का इतना ख्याल रखते हैं, पर इतनी ज़रूरी बात पर उन्होंने कैसे ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन और निकल गए। भाटिया अंकल की तबीयत और बिगड़ती चली गई। आखिरकार लगभग 10 दिन बाद उन्होंने अंतिम सांस ले ली और कमला आंटी को रोता बिलखता छोड़कर परलोक सिधार गए। पति के जाने के भयंकर दुख के साथ साथ आंटी के पास अस्पताल का बड़ा सा बिल भी आ गया। उनका अंतिम संस्कार होने तक आंटी के ऊपर काफ़ी कर्जा पड़ गया था। घर की सदस्य जैसी होने के नाते मैं लगभग रोज़ ही उनके पास जा रही थी और मैंने जो पहला काम किया वो ये कि भाटिया अंकल के सभी खाते बंद करवाकर उन्हें कमला आंटी के नाम करवाया। इन कामों में बहुत से फॉर्म पूरे करने पड़ते हैं, पर बैंक में नौकरी करने की वजह से मुझे उन सब की जानकारी थी। आंटी को उन सारे फॉर्म पर सिर्फ अनगिनत साइन ही करने पड़े थे, जो मुझ पर पूरा भरोसा होने के कारण वे करती चली गई और रिकॉर्ड टाइम में मैंने भाटिया अंकल के सभी खाते आंटी के नाम करवा दिए। आंटी ने चैन की सांस ली और सारे कर्जों का भुगतान कर दिया। अपने खातों में उन्होंने नॉमिनी भी मनोनीत कर लिया। अंकल के शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब का भी यही हाल था। सबको ठीक करने में मुझे कुछ समय ज़रूर लगा, पर मुझे ये सब काम पूरा करके बहुत ही संतोष मिला। भाटिया अंकल सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे।
धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब आंटी की फैमिली पेंशन भी आनी शुरू हो गई थी। और तो और उन्होंने मेरी मदद से एटीएम से पैसे निकालना, चेक जमा करना और पासबुक में एंट्री कराना भी सीख लिया था। सार ये था कि उनका जीवन अब एक ढर्रे पर चल निकला था। इस बात को कई महीने निकल गए, पर एक बात मेरे दिल को बार बार कचोटती रही। ऐसा क्या था कि अंकल ने अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकालने दिए। फिर एक बार मौका निकालकर मैंने आंटी से पूछ ही लिया। यही सुनकर आंटी सक पकाकर चुपचाप जमीन की ओर देखने लगी। मुझे लगा कि शायद मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, पर कुछ पल बाद आंटी जैसे हिम्मत बटोरकर बोली, बेटा क्या बताऊं, पैसा चीज़ ही ऐसी है, जब अपने ही सगे धोखा देते हैं तभी शायद इंसान के मन से सभी लोगों पर से विश्वास उठ जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं चुपचाप आंटी की ओर देखती रही। मेरी उत्सुकता और ज़्यादा जानने की बढ़ गई थी। आंटी आगे बोली, जब तुम्हारे अंकल मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उनके पिता यानी मेरे ससुर जी बहुत बीमार थे। पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी चेकबुक ब्लैंक साइन करके रख दी थी। मेरे जेठ के हाथ वो चेकबुक पड़ गई और उन्होंने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। न ससुर जी के इलाज के लिए पैसे बचे और न ही इनकी पढ़ाई के लिए। मेरी सास पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गई। फिर अपने जेवर बेचकर उन्होंने इनकी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करवाई और साथ ही सीख भी दी कि पैसे के मामले में किसी पर भी विश्वास नहीं करना, अपनी बीवी पर भी नहीं। तुम्हारे अंकल ने शायद अपनी जिंदगी के उस कड़वे सच को आत्मसात कर लिया था और अपनी माँ की सीख को भी। इसलिए वो अपने पैसे पर अपना पूरा नियंत्रण रखते थे और उस लकवे की हालत में भी उनके अंतर्मन में वही एहसास रहा होगा। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था, पर आंटी तनाव में लग रही थी। मैंने बात बदली। चलिए छोड़िए आंटी, मैं आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ। समय बीतता गया। कमला आंटी के मन की हालत अब लगभग ठीक हो गई थी और अपने काम संभालने से उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी हो रहा था। वैसे तो कमला आंटी पढ़ी लिखी थी। हिंदी साहित्य में उन्होंने स्नातक किया था, लेकिन पिछले 40 सालों में केवल घर बार में ही विलीन रहने से उनका जो आत्मविश्वास खो सा गया था, अब धीरे धीरे वापस आने लगा था। मैं जब भी उनसे मिलने जाती, मुझे यही ख्याल बार बार सताता कि हर एक इंसान अच्छी तरह से जानता है कि उसे एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। बुढ़ापे की तो छोड़ो, जिंदगी का तो कभी कोई भरोसा नहीं है, पर फिर भी अपनी मृत्यु के बाद अपने प्रियजनों की आर्थिक सुरक्षा के बारे में कितने लोग सोचते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि अपना बैंक खाता ज्वाइंट करवाना, अपने सभी खातों, शेयर्स, म्यूचुअल फंड वगैरह में नॉमिनी का पंजीकरण करवाना, साथ ही अपनी वसीयत करना भी तो कितना ज़रूरी काम है। पर इन सब के बारे में ज़्यादातर लोग सोचते ही नहीं हैं। अब कमला आंटी को ही ले लीजिए। उन बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि वे फैमिली पेंशन की हकदार हैं। अंकल की पीपीओ वगैरह की जानकारी तो बहुत दूर की बातें हैं। लोग जिंदा रहते हुए अपने परिवार का कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मेरे मरने के बाद उनका क्या होगा। धीरे धीरे समय निकलता गया और कमला आंटी के जीवन में सब कुछ सामान्य सा हो गया। उनके घर मेरा आना जाना भी कम हो गया। पर अचानक एक दिन आंटी का फ़ोन आया, बेटा शाम को ऑफिस से लौटते हुए कुछ देर के लिए घर आ सकती हो क्या? हाँ हाँ ज़रूर आंटी, कोई ख़ास बात है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं, पर शाम को आना ज़रूर। आवाज़ से आंटी खुश लग रही थी। शाम को जब मैं उनके घर पहुंची तो उन्होंने मेरे आगे लड्डू रख दिए। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। लड्डू किस खुशी में आंटी? मैंने उत्सुकता से पूछा तो एक प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। पहले लड्डू खाओ बेटा। बहुत दिन बाद कमला आंटी को इतना खुश देखा था। दिल को बहुत अच्छा लगा। लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे। एक के बाद मैंने दूसरा लड्डू भी उठा लिया। तब तक आंटी अंदर के कमरे में गईं और लौटकर सरिता मैगजीन की एक प्रति मेरे हाथ में रख दी।
ये देखो, तुम्हारी आंटी अब लेखिका बन गई है। मेरी पहली कहानी इसमें छपी है। आपकी कहानी? वाह आंटी वाह, बधाई हो। हाँ, कहानी क्या, आप बीती ही समझ लो। मैंने सोचा क्यों ना सब लोगों को बताऊं कि पैसे के मामले में पत्नी के साथ साझेदारी न करने से क्या होता है और जॉइंट अकाउंट ना खोलने से उसको कितनी परेशानी हो सकती है। वैसे ही आजकल इतनी बीमारियां फैली हुई हैं, क्या पता किसका नंबर कब लग जाए। तुम्हारी मदद न मिलती तो मैं पता नहीं क्या करती। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। कहते कहते कमला आंटी की आंखें नम हो चली थीं और साथ साथ मेरी भी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।